वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम आइस 38 इंटेंजिबल एसेट में डिस्क्लोजर का टॉपिक कवर कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें ये डिस्कस करना है क्लास ऑफ इंटेंजिबल एसेट, क्योंकि डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट में बार बार ये टर्म यूज़ होती है कि जो इंटेंजिबल एसेट के डिस्क्लोजर देने हैं वो क्लास वाइज देने। सो क्लास ऑफ इंटेंजिबल एसेट जो है दैट इज ग्रुपिंग ऑफ एसेट्स ऑफ सिमिलर नेचर एंड यूज इन एन एंटिटीज ऑपरेशन। एग्जाम्पल ऑफ सेपरेट क्लासेस जो इंटेंजिबल एसेट की हो सकती हैं: ब्रांड नेम, मैस्ट हेड्स एंड पब्लिशिंग टाइटल्स। मैस्ट हेड्स भी बेसिकली जो न्यूज़पेपर्स होते हैं तो उनके कॉर्नर में जिस एक खास स्टाइल में उनका नाम लिखा जाता है उसको मैस्ट हेड्स कहते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, लाइसेंसेज एंड फ्रेंचाइजेज। फ्रेंचाइजेज भी जो हैं वो लाइसेंस की ही एक टाइप होती हैं जिसमें आप एक सर्टन बिजनेस का जो आउटलेट है उसको ऑपरेट कर सकते हैं, उसकी एक काइंड ऑफ ब्रांच और पोर्शन को चला सकते हैं। कॉपीराइट्स जो हैं ये पेटेंट्स एंड अदर इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी राइट जैसे सर्विस एंड ऑपरेटिंग राइट्स हैं, और इसमें बाजू का ट्रेडमार्क्स वगैरह को भी इंक्लूड कर दिया जाता है। रेसिपीज़, फार्मूलाज, मॉडल्स, डिज़ाइंस एंड प्रोटोटाइप्स। प्रोटोटाइप्स यानी जो मॉडल्स आपने ऐसे बनाए हुए हैं जिसमें टेक्निकल नॉलेज इन्वॉल्व है। और ऐसे इंटेंजिबल एसेट्स जो अंडर डेवलपमेंट हो, जैसे हम आई 16 में कहते हैं कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, उसी तरह से यहाँ पे टर्म यूज होती है इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। सो ये जो क्लासेस मेंशन हैं इनको आप इससे एग्रीगेटेड भी कर सकते हैं, डिसएग्रीगेटेड भी कर सकते हैं, यानी इससे ज़्यादा क्लासेस भी बना सकते हैं। एक एंटिटी जो है हो सकता है वो कॉपीराइट और पेटेंट को सेपरेट कर ले। एक एंटिटी हो सकता है कि ये ई और एफ क्लासेस को, कॉपीराइट, पेटेंट और फार्मूलाज वगैरह को कंबाइन कर ले। तो आप स्मॉलर क्लासेस भी बना सकते हैं, लार्जर क्लासेस भी बना सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन के आपके यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को किस वे में मोर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन मिलेगी। सो जनरल डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट जो है आइस 38 की वो ये हैं कि एन एंटिटी शेल डिस्क्लोज द फॉलोइंग। अब ये जो डिस्क्लोजर देना है ये हर क्लास ऑफ इंटेंजिबल एसेट के लिए देना है, इंटरनली जनरेटेड अलग से डिस्टिंग्विश करने हैं और अदर इंटेंजिबल एसेट्स अलग से डिस्टिंग्विश करने हैं। तो क्या क्या बताना है हमने? ये बताना है कि यूजफुल लाइफ इनडेफिनेट है या फाइनेट है, और अगर फाइनेट हो तो यूजफुल लाइफ और अमोर्टाइजेशन रेट दो में से एक बात आप बता देंगे। अमोर्टाइजेशन मेथड जो यूज़ किया आपने फाइनेट यूजफुल लाइफ वाले एसेट्स के लिए वो बताएंगे। फिर ग्रॉस कैरिंग अमाउंट और एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन साल की बिगनिंग में भी और एंड पर भी, जो भी पीरियड इसके लिए आप बना रहे हैं ये भी बताएंगे। फिर लाइन आइटम के अंदर आप बताएंगे कि जहां आपने अमोर्टाइजेशन को इंक्लूड किया, यानी जो अमोर्टाइजेशन है वो आपने कॉस्ट ऑफ सेल्स में चार्ज की, आपने एडमिन एक्सपेंसेस में चार्ज की, सेलिंग एक्सपेंस में चार्ज की, तो वो लाइन आइटम भी आपने रिफ्लेक्ट करना होगा। तो जनरल डिस्क्लोजर्स का ही एक पार्ट होता है रिकन्सिलेशन। रिकन्सिलेशन में भी वही रूल है कि एक एंटिटी रिकन्सिलेशन बनाएगी कैरिंग अमाउंट की बिगनिंग और एंड ऑफ पीरियड पे। ये भी वंस अगेन ईच क्लास ऑफ इंटेंजिबल एसेट के लिए बनेगी। डिस्टिंग्विश करेंगे हम इंटरनली जनरेटेड को और अदर इंटेंजिबल एसेट्स को। तो इसके अंदर हम बताएंगे कि हमारे एडिशंस क्या हैं और इंटरनल डेवलपमेंट, सेपरेटली एक्वायर्ड और जो बिजनेस कम्बिनेशन में एक्वायर हुए हैं इन सबको सेपरेटली बताना होगा। उसके बाद जो एसेट हेल्ड फॉर सेल क्लासीफाई हो गए या डिस्पोजल हो गया जिनका, वो बताएंगे। फिर इंक्रीज और डिक्रीज जो कि रिवैल्यूएशन के गेन और लॉस की वजह से राइज होता है या इम्पेयरमेंट लॉस के रिवर्सल की वजह से राइज होता है, वो बताएंगे। अमोर्टाइजेशन जो रिकग्नाइज की, कोई नेट एक्सचेंज डिफरेंस अंडर आइस 21 अगर बनते हैं एसेट की रीट्रांसलेशन पर, जब एसेट को आप किसी और करेंसी से अपनी प्रेजेंटेशन करेंसी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, और अदर चेंजेस अगर कोई हों ड्यूरिंग द पीरियड, जैसे ट्रांसफर फ्रॉम अंडर डेवलपमेंट एसेट टू फुली डेवलप्ड एसेट्स, तो इस तरह के चेंजेस भी आप बताएंगे। अब इसकी अगर हम एक इलस्ट्रेटिव एग्जांपल बनाएं तो ये रिकन्सिलेशन कुछ इस वे में रिप्रेजेंट की जाती है। आप देख रहे हैं कि इंटरनली जनरेटेड एसेट्स अलग बताए हुए हैं, एक्वायर्ड अलग बताए हुए हैं, फिर हर क्लास ऑफ एसेट, डेवलपमेंट कॉस्ट, सॉफ्टवेयर लाइसेंस और गुडविल ये सेपरेट हैं, और फिर एक कॉलम टोटल का है। कॉस्ट की पूरी डिटेल्स हैं कि एट स्टार्ट ऑफ द ईयर एडिशंस क्या हुए हैं, बिजनेस कम्बिनेशन, डिस्पोजल, और एंड ऑफ ईयर पे क्या वैल्यू बनती है। स्टार्ट ऑफ द ईयर से अमोर्टाइजेशन, इम्पेयरमेंट लॉस, डिस्पोजल, एंड ऑफ ईयर पे क्या वैल्यू, और फिर नेट कैरिंग अमाउंट जो है वो हम बता देते हैं। तो हमारे पास जो स्टार्ट ऑफ द ईयर वैल्यू थी और एंड ऑफ द ईयर वैल्यू थी वो हम रिफ्लेक्ट कर देते हैं। फर्दर जो अकाउंटिंग पॉलिसी है इस पर वो डिस्क्लोज कर दी जाती है, जिसमें आप इंटेंजिबल एसेट्स में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। तो इंटेंजिबल एसेट ऑफ द ग्रुप कंप्राइज पेटेंट, लाइसेंस एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। फिर आप अपना मेजरमेंट मॉडल बता देते हैं। द एंटिटी अकाउंट फॉर ऑल इंटेंजिबल एसेट एट हिस्टोरिकल कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन एंड एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉसेज, यानी ये कॉस्ट मॉडल यूज़ करते हैं। अगर आप किसी एसेट के लिए रिवैल्यूएशन मॉडल यूज़ करते हैं तो वो भी बता देंगे।
फिर आप अपने एसेट्स के अंदर जो डेवलपमेंट कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन है फॉर एग्जांपल वो बता देते हैं कि डेवलपमेंट कॉस्ट दैट आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द डिजाइन एंड टेस्टिंग ऑफ आइडेंटिफाइबल एंड यूनिक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स कंट्रोल्ड बाय द ग्रुप आर recognized as intangible asset when the IS 38 criteria for capitalization is met. डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट को भी कैपिटलाइज करते हैं एज पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, जिसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की इम्प्लाई कॉस्ट और अप्रोप्रिएट पोर्शन ऑफ रेलिवेंट ओवरहेड शामिल होता है। जो कॉस्ट क्राइटेरिया मीट नहीं करती उन्हें भी एक्सपेंस बना दिया जाता है, और जो मेंटेनेंस की कॉस्ट है उनको भी एक्सपेंस बना दिया जाता है। यूजफुल लाइफ का आप आइडिया दे देते हैं कि आप मेथड कौन सा यूज़ कर रहे हैं, और जो रेजिडुअल वैल्यू वगैरह का अगर एस्टिमेट हो तो वो बता देते हैं। जनरली ज़ीरो की रेजिडुअल वैल्यू होती है इंटेंजिबल एसेट्स में, तो पेटेंट्स के लिए आपने लाइफ बता दी, और इसी तरह कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए भी बता दी। ऑल इंटेंजिबल एसेट्स जो हैं उनकी आपने बताया कि हमने ज़ीरो रेजिडुअल वैल्यू ली है, और जहाँ ज़ीरो रेजिडुअल वैल्यू नहीं ली होती तो फिर उसको रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है। समटाइम्स अगर आपका एस्टिमेट चेंज हुआ हो तो फिर कुछ डिस्क्लोजर्स उससे रिलेटेड देने होते हैं, तो IS 8 के मुताबिक आप डिस्क्लोजर देंगे। जब भी कोई अकाउंटिंग एस्टिमेट चेंज होगा तो उसकी नेचर और अमाउंट आपने बतानी होगी जो करंट पीरियड पर जिसका मटेरियल इफेक्ट हो। फॉर एग्जांपल अगर आपका यूजफुल लाइफ का एस्टिमेट चेंज हुआ है, या आपका अमोर्टाइजेशन मेथड चेंज हुआ है, या आपकी रेजिडुअल वैल्यू चेंज हुई है, तो नेचर तो यही हो गई जो ये तीनों आइटम लिखे हुए हैं। अमाउंट्स का जो इफेक्ट आता है आपके अमोर्टाइजेशन पर वो भी आप डिस्क्लोज करेंगे, और ये IS 8 के मुताबिक किया जाएगा। फिर कुछ सर्कमस्टांशियल डिस्क्लोजर दें, यानी वो डिस्क्लोजर दें कि अगर आपकी एंटिटी में ये सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट करते हों तो आपने ये डिस्क्लोजर देना है, अगर ये सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट नहीं करते तो डिस्क्लोजर देने की ज़रूरत नहीं होगी। तो एग्जाम परस्पेक्टिव से अगर ये सर्कमस्टांसेस क्वेश्चन के अंदर मेंशन हो तो आप इन्हें डिस्क्लोजर में मेंशन कर दें, और अगर ना मेंशन हो तो इनके बारे में कुछ भी मेंशन करना ज़रूरी नहीं होगा। एन एंटिटी शैल आल्सो डिस्क्लोज, तो ऐसे इंटेंजिबल एसेट जिनकी इनडेफिनेट यूजफुल लाइफ होगी तो उसकी कैरिंग अमाउंट बताएंगे आप, और रीजंस देंगे जो सपोर्ट करेंगे कि आपने इनडेफिनेट यूजफुल लाइफ क्यों ली इसकी, और उसके अंदर वो तमाम फैक्टर आप डिस्क्राइब करें जिन्होंने सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया जिसकी बेस पर आपने उस एसेट की यूजफुल लाइफ को इनडेफिनेट कंसीडर किया। डिस्क्रिप्शन देंगे आप कैरिंग अमाउंट और रिमेनिंग अमोर्टाइजेशन पीरियड ऐसे इंटेंजिबल एसेट की जो कि एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए मटेरियल है। बाज़ औक़ात एक एंटिटी के लिए एक सिंगल लाइसेंस या एक सिंगल ब्रांड नेम जो है ना वो बहुत मटेरियल होता है, क्योंकि वो बिजनेस उसी ब्रांड नेम के ऊपर सर्वाइव कर रहा होता है, उसी लाइसेंस की बेस पर ऑपरेट कर रहा होता है। अगर वो लाइसेंस ना हो तो बिजनेस ऑपरेट नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल एक टेलीकॉम कंपनी जो मोबाइल सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, अगर PTA की तरफ से उसका लाइसेंस खत्म हो जाए तो उस कंपनी की एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगी। तो ऐसा जो मटेरियल आपका इंटेंजिबल एसेट होता है तो उसकी कैरिंग अमाउंट और रिमेनिंग अमोर्टाइजेशन पीरियड आपको बतानी चाहिए। ऐसे इंटेंजिबल एसेट जो आपने गवर्नमेंट ग्रांट के थ्रू एक्वायर किए हैं और इनिशियली फेयर वैल्यू पर रिकग्नाइज किए हैं तो उनकी फेयर वैल्यू, उनकी कैरिंग अमाउंट, और क्या उन्हें आप कॉस्ट मॉडल पर रिकग्नाइज कर रहे हैं या रिवैल्यूएशन मॉडल पर रिकग्नाइज कर रहे हैं वो बताएंगे। इसी तरह एग्जिस्टेंस एंड कैरिंग अमाउंट ऑफ इंटेंजिबल एसेट जिनका टाइटल रिस्ट्रिक्टेड है, यानी जिसको आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, या ऐसे इंटेंजिबल एसेट जिन्हें आपने प्लेज किया हुआ है सिक्योरिटी, तो वो भी हमें बताने होंगे। इसी तरह अगर कोई हमने एसेट्स एक्वायर करने के लिए कोई कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट्स की हुई हैं तो कितनी अमाउंट की हमने कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट्स की हुई हैं, किस टाइप के एसेट्स के लिए की हुई हैं, वो भी हमें डिस्क्लोज करना है। रिवैल्यूड एसेट से रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट हैं। तो अगर एक एंटिटी कुछ एसेट्स को रिवैल्यूड अमाउंट्स पर शो कर रही है तो तभी ये डिस्क्लोजर रेलिवेंट होंगे। तो हर क्लास ऑफ इंटेंजिबल एसेट जिसको आप रिवैल्यू करते हैं उसमें इफेक्टिव डेट ऑफ द रिवैल्यूएशन की लास्ट जो रिवैल्यूएशन हुई थी आपकी वो कब हुई थी, कैरिंग अमाउंट ऑफ रिवैल्यूड इंटेंजिबल एसेट्स, और अगर उन एसेट्स को कॉस्ट मॉडल पर शो करते तो उनकी कैरिंग अमाउंट क्या होती है। ये सेम एज IS 16 रिक्वायरमेंट है। इसी तरह रिवैल्यूएशन सरप्लस से रिलेटेड आपने अमाउंट भी बतानी है, उसके अंदर ड्यूरिंग द पीरियड जो चेंजेस आई हैं, फॉर एग्जांपल इंक्रीज़ हुआ है या लॉस की वजह से डिक्रीज़ हुआ है, और इसी तरह इंक्रीमेंटल अमोर्टाइजेशन आपने कोई ट्रांसफ़र किया है तो वो बताएंगे। और इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैलेंस टू शेयर होल्डर यानी डिविडेंड की पेमेंट जिस तरह रिवैल्यूएशन सरप्लस से नहीं की जा सकती तो ये रिस्ट्रिक्शन भी आप मेंशन करेंगे। फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस से रिलेटेड ये रिक्वायरमेंट है कि टोटल अमाउंट यानी एग्रीगेट अमाउंट जो आपकी है रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस की जो एक पीरियड में आपने रिकग्नाइज किया वो डिस्क्लोज करेंगे। जी टोटल रिसर्च एंड डेवलपमेंट का मिलाकर ये एक्सपेंस हमने रिकॉर्ड किया है। तो इसमें तमाम वो एक्सपेंडिचर शामिल होगा जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल होगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट से, यानी अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ना होती तो वो एक्सपेंडिचर ना लगता, दैट इज कॉल्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस। फर्दर इन्फॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड है कि हमने डिस्क्लोज करनी है ये ऑप्शनल डिस्क्लोजर्स हैं, यानी एंटिटी को इनकरेज किया जाता है लेकिन रिक्वायर्ड नहीं है। एक एंटिटी अगर ये डिस्क्लोजर दे दे तो अच्छी बात है, ना दे तो ये स्टैंडर्ड के अगेंस्ट नहीं होगा। तो ये रिक्वायरमेंट है कि कोई ऐसे
इंटेंजिबल एसेट जो फुली अमोर्टाइज्ड हो, यानी उनकी जो कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बेसिस पर आप फुली अमोर्टाइज कर चुके हैं लेकिन स्टिल आप यूज़ कर रहे हैं। और ऐसे सिग्निफिकेंट इंटेंजिबल एसेट जो एक एंटिटी ने रिकग्नाइज नहीं किए क्योंकि वो रिकग्निशन क्राइटेरिया मीट नहीं करते। फॉर एग्जांपल, एक एंटिटी की इंटरनली जनरेटेड ब्रांड हो जो कि बहुत ही ज़्यादा उस एंटिटी के ऑपरेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्योंकि वो IS 38 का रिकग्निशन क्राइटेरिया मीट नहीं करती तो हमने रिकग्नाइज तो नहीं की हुई, लेकिन स्टिल वो जो ब्रांड है वो एक बिजनेस के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो एक सिग्निफिकेंट इंटेंजिबल एसेट है। तो इसके बारे में भी एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दे सकते हैं। ऑब्वियसली उसको अमाउंट वाइज हम रिकग्नाइज नहीं कर रहे होंगे, लेकिन उसकी डिस्क्रिप्शन देने से यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो ये डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है IS 38 इंटेंजिबल एसेट्स की। वेलकम टू ABC कैंपस। आज हम IS 38 इंटेंजिबल एसेट का एक पास्ट एग्जाम कर रहे हैं जो कि ऑटम 2016 से रिलेटेड है, और क्वेश्चन का टाइटल है इंटरनेशनल एसोसिएट्स लिमिटेड। और इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास है, पहले इसको ब्रीफली जो है वो ओवरव्यू ले लेते हैं। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन परटेन्स टू इंटरनेशनल एसोसिएट्स लिमिटेड इंटेंजिबल एसेट एट 30 जून 2015 वर एज फॉलोज। तो इसमें ब्रांड्स, सॉफ्टवेयर और लाइसेंस 3 एसेट रिकॉर्ड हुए हैं। इनकी यूज़फुल लाइफ, कॉस्ट और क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दी हुई है। लाइसेंस की क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं है क्योंकि इनडेफिनेट है, तो इसकी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हो रही होगी। इसको इम्पेयरमेंट के लिए टेस्ट किया जा रहा होगा और अभी तक कोई इम्पेयरमेंट भी नहीं है। Details of expenses incurred on a project to improve IEL's existing production process are as under, जिसमें अप टू जून 2015 जो ईयर एंड से पहले पैसे लग चुके हैं वो तो आप ऑलरेडी इंक्लूड कर चुके होंगे, और जुलाई 2015 से मार्च 2016 तक जो पैसे हैं उनको अमाउंट बताई हुई है 45 की। एक्सपेंसेस वर इनकर्ड इवनली during the above period. On 30th September 2015, it was established that the project is commercially viable. अब ये जो पीरियड है ये 9 मंथ का पीरियड है, और इसमें से 3 मंथ्स के बाद जाकर प्रोजेक्ट जो है वो कमर्शियली वाइबल हुआ, यानी कैपिटलाइजेशन का क्राइटेरिया हमारा मीट हो गया। न्यू प्रोसेस बिकेम ऑपरेशनल विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2016, यानी इस मार्च के फ़ौरन बाद, और फिर उस पर 3 मंथ्स की अमोर्टाइजेशन होगी। एंड इट इज़ एंटिसिपेटेड दैट इट विल जनरेट कॉस्ट सेविंग ऑफ 10 million पर एनम फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। तो सेविंग जो उससे जनरेट होंगी वो काफ़ी हैं, कोई ऐसा 45 की या 20 की कॉस्ट जो है रिकवर कर देंगी। 10 × 10 100 का प्रेजेंट वैल्यू भी ले लेंगे तो तब भी एक्सपेक्टेड है कि ये रिकवर हो जाएगी। और 10 ईयर्स की लाइफ है जिस पर हमने इसकी अमोर्टाइजेशन चार्ज करनी है। तो ये एक डेवलपमेंट का प्रोसेस दिया हुआ है और इसको हम कैपिटलाइज करेंगे जितना किया जा सकता है। उसके बाद ऑन 1 अगस्त 2015 IEL entered into an agreement to acquire an ERP software which would replace its existing accounting software. The new software became operational on 1 April 2016. IEL incurred following expenditure in respect of ERP software. तो परचेज प्राइस जो है इंक्लूडिंग 15% सेल टैक्स ये कैपिटलाइज कर देंगे हम। ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ को हम कैपिटलाइज नहीं करेंगे, इसे प्रॉफिट और लॉस में एक्सपेंस चार्ज होना चाहिए। कंसल्टेंसी चार्जेस जो इम्प्लीमेंटेशन के लिए हैं वो भी ज़रूरी हैं, वो भी इंक्लूड होंगे। ERP software has an estimated life of 15 years. However, IEL expect to use it for a period of 10 years. तो जो मैनेजमेंट की इंटेंशन होगी उसी को फॉलो करेंगे। The existing accounting software has become redundant and is of no use for the company. तो इसको फिर डीरेकग्नाइज कर देना चाहिए। During the year ended 30 June 2016, IEL spent rupees 10 million on development of a new brand. इसको हम कैपिटलाइज नहीं कर सकते क्योंकि इंटरनल जनरेटेड ब्रांड जो है वो रिकग्नाइज नहीं की जा सकती। यूजफुल लाइफ ऑफ ब्रांड इज एस्टिमेटेड एज 10 ईयर्स। तो दूसरी ब्रांड जो हमारे पास ऑलरेडी है, जो एक्वायर्ड ब्रांड होगी, उसको तो हम रिकग्नाइज कर लेंगे और उस पर अमोर्टाइजेशन भी चार्ज कर लेंगे। इस ब्रांड पर हम जो है कोई इम्प्लीकेशन नहीं लेंगे। लाइसेंस अपीयरिंग इन IEL's बुक वाज इशूड बाय द गवर्नमेंट फॉर एन इनडेफिनेट पीरियड। हाउएवर ऑन 1 जनवरी यानी मिड ईयर में द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड अ लेजिस्लेशन अंडर विच एग्जिस्टिंग लाइसेंस वुड हैव टू बी रिन्यूड आफ्टर 10 ईयर्स। तो ये जो है काफ़ी पहले लाइसेंस आपने लिया हुआ था, लेकिन अब जो है वो 10 साल के बाद आपको उसे रीन्यू करवाना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि अब इसकी अमोर्टाइजेशन हमें चार्ज करनी होगी। IEL यूजेस कॉस्ट मॉडल टू वैल्यू इट्स इंटेंजिबल एसेट एंड अमोर्टाइजेस देम ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस।
तो प्रिपेयर अ नोट ऑन इंटेंजिबल एसेट्स फॉर इंक्लूजन इन IELTS फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30th June 2016 इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। तो सबसे पहले हम एक जो है फॉर्मेट बना लेते हैं। फॉर्मेट में हमें आइडिया हो रहा है कि हमारे पास जो ब्रांड, सॉफ्टवेयर और लाइसेंस और एक न्यू एसेट जो इस साल में आ रहा है वो है डेवलपमेंट का, और साथ एक टोटल का कॉलम बना लेंगे। तो हम ये फॉर्मेट डेवलप करते हैं। तो इसमें जो एसेट हमारे पास ऑलरेडी हैं दैट इज़ ब्रांड, सॉफ्टवेयर एंड लाइसेंस, और एक न्यू एसेट ड्यूरिंग द ईयर जो हम डेवलप किया है वो है डेवलपमेंट का, और इन सबको मिलाकर हम एक टोटल का कॉलम बना लेंगे। अब हम वन बाय वन इस फॉर्मेट को सामने रखेंगे, क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन को सामने रखेंगे, और फॉर्मेट के अंदर जो हमारी रेलिवेंट फिगर्स हैं उनको इनकॉर्पोरेट करते जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो है ओपनिंग बैलेंसेस की। तो हमें ब्रांड, सॉफ्टवेयर और लाइसेंस, इनकी कॉस्ट भी गिवन है और इनकी एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन भी गिवन है। ये हम अपने शेड्यूल के अंदर नोट कर लेंगे। तो दिस इंफॉर्मेशन इज रेलिवेंट। तो कॉस्ट ब्रांड की 200, सॉफ्टवेयर की 80, लाइसेंस की 15, और ये टोटल हमारा बन जाता है 295। उसके बाद इसी तरह एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन का जो ओपनिंग है दैट इज़ फॉर ब्रांड 40, सॉफ्टवेयर के लिए 48, और लाइसेंस की तो पहले अमोर्टाइजेशन चार्ज नहीं हो रही थी, तो ये टोटल बन जाता है 88। और अब हमारे पास जो ओपनिंग अमाउंट है या लास्ट ईयर की क्लोजिंग अमाउंट है कैरिंग अमाउंट के तौर पर, वो इन दो फिगर्स के नेट के तौर पर आ सकती है 160, 32, 15 एंड टोटल 207। डेवलपमेंट का एसेट तो इस साल में राइज हो रहा है, पहले नहीं था, तो लास्ट ईयर में इसकी वैल्यू 0 होगी। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास है वो डेवलपमेंट से रिलेटेड है। डिटेल्स ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन प्रोजेक्ट टू इंप्रूव IELTS एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन प्रोसेस आर एज अंडर। जो अप टू जून 2015 लग गए ये तो प्रॉफिट और लॉस में जाएंगे क्योंकि तब तक क्राइटेरिया मीट नहीं हुआ था। जो इन 9 मंथ में कॉस्ट लगी है ये कॉस्ट इवनली लगी है, और 30 सितंबर को क्राइटेरिया पूरा हुआ है, तो ये टोटल 9 मंथ्स हैं। क्राइटेरिया 3 मंथ्स के बाद पूरा हुआ है, तो इसमें से भी 3/9 जो है वो प्रॉफिट और लॉस में जाएगा, और 6/9 जो होगा वो कैपिटलाइज होगा। न्यू प्रोसेस जो है वो 1 अप्रैल से हम यूज़ कर रहे हैं, 10 ईयर्स की लाइफ है, तो अप्रैल से जून तक 3 मंथ्स की हमें अमोर्टाइजेशन भी इसकी कैलकुलेट करनी होगी। तो ये अब हम जो कैलकुलेशंस हैं इनको इनकॉर्पोरेट करते हैं अपने शेड्यूल के अंदर। सबसे पहले जो एडिशंस हैं उनको रिकॉर्ड करेंगे। तो 45 मिलियन का हमने एक्सपेंडिचर लगाया 9 मंथ्स में इवनली, जिसमें से 6 मंथ ऐसे थे जिसमें क्राइटेरिया पूरा हुआ था, तो 6/9 को ही सिर्फ कैपिटलाइज करेंगे, दैट इज अमाउंट ऑफ 30। ये हम एडिशंस के तौर पे डेवलपमेंट के कॉलम में रिकॉर्ड कर देंगे। इसके बाद अमोर्टाइजेशन इसकी रिकॉर्ड करेंगे। तो 10 ईयर्स की लाइफ बताई हुई है, अप्रैल से जून तक 3 मंथ्स का टाइम बनता है, जिसकी अमोर्टाइजेशन बनेगी 0.75। ये भी हम शेड्यूल में रिकॉर्ड कर देंगे। इसके बाद हम सिंपली डेवलपमेंट के कॉलम का टोटल कर लेंगे, और हमारे पास इसकी कैरिंग अमाउंट आ जाएगी 29.25। नेक्स्ट हम चलते हैं। तो हमारे पास अब जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है दैट इज ऑन 1 अगस्त 2015 IEL एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट टू एक्वायर एन ERP सॉफ्टवेयर विच वुड रिप्लेस इट्स एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। न्यू अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो है वो ऑपरेशनल हुआ है 1 अप्रैल से। इसका मतलब है कि पुराना सॉफ्टवेयर जो है वो मार्च तक यूज़ होता रहा, तो ओल्ड वाले पे जो डेप्रिसिएशन होगी वो 9 मंथ की होगी, और न्यू वाले पर जो होगी वो हमारी 3 मंथ्स की डेप्रिसिएशन होगी। फिर जो रेलिवेंट कॉस्ट है 115 को भी कैपिटलाइज करेंगे, इस 2 को हम प्रॉफिट और लॉस में ले जाएंगे, 5 को भी कैपिटलाइज करेंगे। लाइफ वैसे 15 ईयर्स है लेकिन मैनेजमेंट की इंटेंशन 10 ईयर्स है, तो हमारी डेप्रिसिएशन 10 ईयर्स की बेस पर होगी। जो एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है वो रिडंडेंट हो गया है और कंपनी के किसी इस्तेमाल का नहीं है, तो इसको डी रिकग्नाइज कर देंगे। फिर जो इसकी नेट अमाउंट है वो प्रॉफिट और लॉस में आप इंपेयरमेंट लॉस के तौर पर रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। ये जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है इसको अब हम अपने आंसर में रिफ्लेक्ट करते हैं। तो सॉफ्टवेयर के अंदर जो हमारा एडिशन है उसमें जो परचेज प्राइस है 115 ये भी कैपिटलाइज होगी। ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ को हम कैपिटलाइज नहीं करेंगे, ये प्रॉफिट और लॉस में चार्ज होगा। कंसल्टेंसी की इंप्लीमेंटेशन जो है वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है 5 की, ये भी कैपिटलाइज होगी। इस तरह हमारा जो सॉफ्टवेयर का एडिशन है दैट वुड बी 120 मिलियन, और इसको भी हम अपने एडिशंस के तौर पे रिकॉर्ड कर देंगे। इसके बाद अगर हम सॉफ्टवेयर की अमोर्टाइजेशन को देखते हैं, तो जो न्यू सॉफ्टवेयर है जो हमने 120 का रिकॉर्ड किया 10 ईयर्स की यूजफुल लाइफ लेंगे मैनेजमेंट की इंटेंशन के हिसाब से,
और अप्रैल से जून तक 3 मंथ्स की इसकी अमोर्टाइजेशन चार्ज होगी, दैट वुड बी 3। और जो ओल्ड सॉफ्टवेयर है वो मार्च तक यूज़ हुआ है तो उस पर 9 मंथ्स की डेप्रिसिएशन आनी चाहिए। ओल्ड सॉफ्टवेयर जो हमारे पास है वो वैल्यू दी हुई है उसकी 80, उसकी 5 ईयर्स की लाइफ क्वेश्चन में गिवन है, और 9 मंथ की अगर हम उसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं तो दैट इज़ 12। तो इस तरह हमारे पास टोटल अमोर्टाइजेशन आ जाती है 15 की। ये अमोर्टाइजेशन हम अपने शेड्यूल में रिकॉर्ड कर लेंगे। अब जो पुराना सॉफ्टवेयर है दैट इज़ दिस 80, इसे हमने डी रिकग्नाइज कर देना है। तो डी रिकग्निशन या डिस्पोजल लिख लें, वैसे हमने क्योंकि इसको एक्चुअली सेल नहीं किया तो डिस्पोजल नहीं लिखेंगे। डी रिकग्निशन का कोई और वे इम्पेयरमेंट लॉस के तौर पे भी चार्ज कर सकते हैं इसको। तो 80 की हम ये इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड कर देंगे। उसके बाद हमें देखना है कि एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन इसकी कितनी थी। तो ऑलरेडी जितनी भी, क्योंकि नया सॉफ्टवेयर तो अब आया है, जो ऑलरेडी जो एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन थी 48, और इस साल में जो 9 मंथ की चार्ज हुई 12, ये टोटल मिला के हमारा बन जाएगा 60। ये 60 पुराने सॉफ्टवेयर से रिलेट करती थी, इसको हम डी रिकग्नाइज कर देंगे। अब हमने सिंपली टोटल्स करने हैं, तो कॉस्ट का टोटल 120, एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन का टोटल 3, और नेट हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 117। तो नेक्स्ट हमारे पास है कि ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 जून 2016 IEL स्पेंड ₹10 मिलियन ऑन डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू ब्रांड, यूजफुल लाइफ ऑफ द ब्रांड इज एस्टिमेटेड एज 10 ईयर्स। तो अब हम न्यू ब्रांड की तो जो है वो कैपिटलाइजेशन नहीं कर सकते, क्योंकि इंटरनली जनरेटेड ब्रांड जो है उसकी कैपिटलाइजेशन IAS 38 में स्पेसिफिकली प्रोहिबिटेड है। सो बहरहाल जो बाकी हमारे पास ब्रांड है उसकी हम अमोर्टाइजेशन चार्ज कर देंगे। तो ब्रांड की अमोर्टाइजेशन हमारे पास, ब्रांड जो है दैट इज़ ऑफ 200, 10 ईयर्स पर हम उसे अमोर्टाइज़ करते हैं तो हमारे पास 20 की अमोर्टाइजेशन आ जाएगी, वो हम रिकॉर्ड कर देते हैं। इसके बाद हमारे पास 200 कॉस्ट का टोटल, एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन 60, और नेट कैरिंग अमाउंट हमारे पास आ जाएगी 140 की। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमारे पास है कि लाइसेंस अपेयरिंग इन IELTS बुक वाज इशूड बाय गवर्नमेंट फॉर एन इनडेफिनेट पीरियड, इसलिए उसकी कोई अमोर्टाइजेशन नहीं है ऑलरेडी। However, on 1st January 2016, the government introduced a legislation under which the existing license would have to be renewed after 10 years. अब उसकी यूजफुल लाइफ बन गई 10 ईयर्स, तो हमने उसकी अमोर्टाइजेशन भी चार्ज करनी होगी। सो इस लाइसेंस को अब हम इवेल्युएट करते हैं। तो लाइसेंस हमारे पास शो रहा है 15 का, इसकी अमोर्टाइजेशन चार्ज करेंगे तो 10 ईयर्स, और जनवरी से जून तक 6 मंथ बनते हैं, तो ये 0.75 की अमोर्टाइजेशन बनती है, ये हम रिकॉर्ड कर देंगे। और 0.75 की अमोर्टाइजेशन रिकॉर्ड करने के बाद सिंपली हम टोटल्स करेंगे 15.75, और नेट कैरिंग अमाउंट हमारे पास आ जाएगी 14.25। तो ये क्वेश्चन की हमारी जो मेन रिक्वायरमेंट्स थी वो पूरी हो गई। अब टोटल का कॉलम रहता है, उसको इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। तो 150, 365, अमोर्टाइजेशन का टोटल 36.5, डी रिकग्निशन 60 थी, और 64.5 एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन का फाइनल टोटल, और हमारे पास एसेट आ जाते हैं 300.5 के इन मिलियंस। तो ये हमारे क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट्स थी वो कंप्लीट हो गई। वेलकम टू ABC कैंपस। आज हम IAS 38 इंटेंजिबल एसेट का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं जिसका टाइटल है टोबी। क्वेश्चन का डाटा है कि टोबी एंटर्ड इनटू फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 December 2015। द डायरेक्टर ऑफ टोबी विश टू कैपिटलाइज ऑल एसेट्स वेयर एवर पॉसिबल। ओके, ऑन 1st January टोबी एक्वायर्ड द नेट एसेट्स ऑफ जॉर्ज फॉर ₹105,000। तो ये हमारी इन्वेस्टमेंट होगी। द एसेट्स रिक्वायर्ड हैड द फॉलोइंग बुक एंड फेयर वैल्यूज। तो बुक वैल्यू तो रेलिवेंट नहीं होती, जब बिजनेस एक्विजिशन होता है हमारे लिए फेयर वैल्यू रेलिवेंट होगी। लेकिन गुडविल जो है इसकी फेयर वैल्यू नहीं ली जाती। गुडविल के लिए हम IFRS का सिस्टम यूज़ करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि जो एसेट्स हमने एक्वायर किए हैं उनकी फेयर वैल्यू क्या है, और हमने जो इन्वेस्टमेंट दी है 105,000 की वो क्या है, और इनके डिफरेंस के तौर पर हम आइडेंटिफाई करेंगे कि गुडविल की अमाउंट क्या बनती है। तो अगर हम देखते हैं तो जो हमें एसेट एक्वायर हुए हैं उसमें पेटेंट की फेयर वैल्यू 20,000 है, नॉन करंट एसेट 50,000 के हैं, और 25,000 के अदर नेट सन्ड्री नेट एसेट्स हैं। तो ये टोटल अगर हम इन सारे एसेट्स करते हैं तो दैट इज़ 95,000,
एंड विच मीन्स कि हमारे पास गुडविल की कैलकुलेशन जो है 105,000 जो हमने इन्वेस्टमेंट की और 95,000 के जो हमें एसेट एक्वायर हुए, इनकी बेस पर आ जाती है 10,000। तो गुडविल की वैल्यू हमारे लिए होगी 10,000 की, इसी पर हम गुडविल को रिकग्नाइज कर लेंगे। तो इस बिजनेस कम्बिनेशन में जो रिक्वायरमेंट है वो नोट आना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंटेंजिबल एसेट का। तो एक तो हमारे पास पेटेंट आ जाएगा ऑफ 20,000 और दूसरा हमारे पास गुडविल आ जाएगी 10,000। इसके बाद है पेटेंट एक्सपायर हो रहा है एट द एंड ऑफ 2022। 1 जनवरी 2015 को अगर आपने ये एसेट एक्वायर किया तो 2022 तक का मतलब है कि इसकी यूजफुल लाइफ ईयर्स है। गुडविल अराइजिंग फ्रॉम द अबव हैड अ रिकवरेबल वैल्यू एट द एंड ऑफ 2015 एट 7,000। तो इसका मतलब है कि 10,000 की हमने रिकॉर्ड की थी, 7,000 रिकवरेबल अमाउंट है, तो इसकी इम्पेयरमेंट हो जाएगी। फर्दर डाटा ये है कि ऑन 1 अप्रैल यानी 3 महीने बाद टोबी एक्वायर्ड अ ब्रांड फ्रॉम अ कंपेटिटर फॉर ₹50,000। तो एक्वायर की है तो परचेज ब्रांड रिकग्नाइज हो सकती है, ये 50,000 रिकग्नाइज कर देंगे। डायरेक्टर ऑफ टोबी हैव असेस्ड द यूजफुल लाइफ ऑफ द ब्रांड इज 5 ईयर्स। तो इसकी डेप्रिसिएशन भी चार्ज हो जाएगी 50,000 डिवाइड बाय 5 ईयर्स। अप्रैल से लेके दिसंबर तक 9 मंथ्स बनते हैं, तो 9 मंथ्स से 700। ड्यूरिंग द ईयर टोबी स्पेंड ₹40,000 ऑन डेवलपिंग अ न्यू ब्रांड नेम। ये इंटरनली जनरेटेड ब्रांड है, ये रिकग्नाइज नहीं होगी। द डेवलपमेंट वाज कंप्लीटेड ऑन 30 जून। यूजफुल लाइफ ऑफ द ब्रांड इज असेस्ड एट 8 ईयर्स, लेकिन ये रिकग्नाइज नहीं करेंगे क्योंकि ये इंटरनली जनरेटेड ब्रांड है। डायरेक्टर ऑफ टोबी बिलीव दैट देयर इज टोटल गुडविल ऑफ ₹2 मिलियन विद इन टोबी। एंड टोबी की इट सेल्फ जो गुडविल है वो 2 मिलियन है उनके ख्याल में, एंड दैट दिस हैज एन इनडेफिनेट यूजफुल लाइफ। ये भी रिकग्नाइज नहीं हो सकती क्योंकि ये इंटरनली जनरेटेड गुडविल है। तो IS 38 prohibits the recognition of internally generated brands and of internally generated goodwill। तो जो हमारे पास डाटा है यहाँ पर उसके हिसाब से अगर हम देखते हैं तो हमें एक गुडविल को रिकॉर्ड करना है, दूसरा हमें पेटेंट को रिकॉर्ड करना है, तीसरा ये जो हमारे पास एक्वायर्ड ब्रांड है इसको रिकग्नाइज करना है। बाकी जो आइटम नंबर 3 और 4 में मेंशन इन्फॉर्मेशन इसको हम रिकग्नाइज नहीं कर सकते क्योंकि ये जो है कैपिटलाइजेशन का क्राइटेरिया और IS 38 की रिक्वायरमेंट मीट नहीं करते। तो इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो गुडविल, पेटेंट एंड ब्रांड जो 3 एसेट्स हमने आइडेंटिफाई किए थे और सबके सब इसी ईयर में एक्वायर किए गए हैं, तो इनके डाटा को हम देखेंगे। यूजफुल लाइफ गुडविल की तो इनडेफिनिटी होती है, पेटेंट की हमने आइडेंटिफाई की 2022 तक 8 ईयर्स बनती है, ब्रांड की क्वेश्चन में बताई हुई है कि 5 ईयर्स की लाइफ है। अब जो हमने बिजनेस कम्बिनेशन में एक्वायर किया है तो गुडविल 10,000 की और पेटेंट की फेयर वैल्यू 20,000 गिवन है, तो ये 30,000 हो जाएगा। और सेपरेटली हमने एक एक्वायर की है ब्रांड, वो 50,000 की, वो हम रिकॉर्ड कर लेंगे। इसके बाद हमारे पास कॉस्ट की साइड का टोटल आ जाएगा विच इज़ 10,000, 20,000, 50,000 और टोटल 80,000। एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन एंड इम्पेयरमेंट की साइड पर जाएं तो पहले हम अमोर्टाइजेशन रिकॉर्ड करते हैं। तो अमोर्टाइजेशन में पेटेंट को देखेंगे तो पेटेंट की अमोर्टाइजेशन के लिए हमारे पास वैल्यू है 20,000 और लाइफ है 8 ईयर्स। तो इस बेसिस पर हमारे पास 2500 की अमोर्टाइजेशन आ जाती है, ये हम रिकॉर्ड कर लेंगे। देन वी हैव ब्रांड्स। तो ब्रांड्स की अमोर्टाइजेशन के लिए वैल्यू है 50,000, लाइफ है 5 ईयर्स और अप्रैल में ब्रांड एक्वायर की थी तो अप्रैल टू दिसंबर 9 मंथ्स बनते हैं, तो 9 मंथ्स की बेसिस पर इसकी अमोर्टाइजेशन बनती है 7500, ये भी हम रिकग्नाइज कर लेंगे, टोटल आ जाएगा। इसके बाद इम्पेयरमेंट है गुडविल की। तो गुडविल की इम्पेयरमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए हम देखते हैं कि हमने गुडविल ऑलरेडी रिकॉर्ड की हुई है 10,000 की, क्वेश्चन में उसकी रिकवरेबल अमाउंट बताई हुई है 7,000, विच मीन्स के 3,000 से इम्पेयरमेंट हो गई है, तो ये भी रिकॉर्ड हो जाएगी। तो इसके बाद हमने सिंपली एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन साइड का भी टोटल कर लेना है और हमारे पास कैरिंग वैल्यूज़ आ जाएंगी एट 31 दिसंबर 2015। गुडविल के लिए 7,000, पेटेंट की 17,500, ब्रांड की 42,500 आफ्टर अमोर्टाइजेशन एंड इम्पेयरमेंट, और नेट हमारे पास टोटल आ जाएगा 67,000 का। तो क्वेश्चन की ये रिक्वायरमेंट थी कि सिंपल एक डाटा था जिसकी बेस पर इंटेंजिबल एसेट का एक नोट डेवलप करना था, दैट वाज कंप्लीटेड। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।